नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं या जितने भी मुद्दे हैं उनको लगातार हम उजागर करते रहें। और आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। और आज इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट पर। शुक्रिया मैम। जी। संजीव जी, देखिए, सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके भी कई मसले हैं, चाहे वो 5 डे वीक को लेकर हो या क्लर्क भर्ती को लेकर हो। इन सभी पर आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत इसी से करेंगे जो लेटेस्ट कहीं ना कहीं अभी मांग आपकी तरफ से निकल कर सामने आई है। 5 डे वीक जो है हिमाचल प्रदेश की तरह तमाम कर्मचारियों के लिए, इस पर आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या ये मांग है और क्यों ये उठ रही है एक बार फिर से अब। देखिए नेहा जी, अभी 3-4 रोज पहले ही हम चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। उनको मैंने 29 सूत्रीय डिमांड चार्टर सौंपा। उनमें एक डिमांड 5 डे वीक की भी थी। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो हमने 2 डिमांडें रखी थी। पहली थी डीए जारी किया जाए, दूसरा था 5 डे वीक किया जाए। क्योंकि सरकार बोलती है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने भी कहा कि ठीक है, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए। इसके लिए हमने सरकार को सुझाव दिया था क्यों ना 5 डे वीक किया जाए, क्योंकि काफी सारे हमारे नेबरिंग जो स्टेट है वहां पे 5 डे वीक है। 5 डे वीक से देखिए कितने फायदे होने वाले, सरकार को कितनी बचत होने वाली है। पहला फायदा, ये जो बिजली जलती है पूरे दिन, सर्दियों में आप देखते हैं सेंट्रल हीटिंग जलता है, गर्मी में एसी चलते हैं, लाइटें जलती है, हीटर जलता है, तो इसकी बहुत ज्यादा बचत हो जी। जाएगी। नंबर 2, गाड़ी गाड़ियां कितनी चलती है। ऑफिसरों के पास, एक मिनिस्टर के पास या ऑफिसरों के पास 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, उसकी मेंटेनेंस बचेगी। नंबर 3, आपको जो है, जो शिमला में खास करके जो हिल स्टेशन है वहां पे जाम लगता है, उससे आपको निजात मिलेगी। नंबर 4, आप टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जब जैसे कि टूरिस्ट लोग भी जानते हैं कि शिमला में जाम लगता है, तो वो भी कई लोग कतराते होने से या मनाली जाने से। अगर 5 डे वीक कर दिया जाए तो जाम से भी निजात मिलेगी, और कर्मचारी भी है वो भी जो है ना, क्या कहते हैं, घूमने जा सकते हैं। सौली चले गए, मनाली चले गए, क्योंकि 2 दिन का छुट्टी होगा। जी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी महिला कर्मचारी है, खासतौर से महिला कर्मचारी, अब एक दिन मिलता है उनको, जैसे आप भी हैं, ठीक है, अगर आपको 2 दिन की छुट्टी हो है, एक दिन जब मिलता है उस दिन तो आपका वो साफ सफाई में चले जाता है। एक दिन आपको रेस्ट तो मिलता ही नहीं है। तो उस दृष्टि से भी हम बोलते हैं कि 5 डे वीक होना चाहिए। और जब वो 2 दिन की छुट्टी के बाद कर्मचारी अधिकारी आएगा तो फ्रेश होकर आएगा और उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि 5 डे वीक कर दिया जाए। तो इससे निस्संदेह जो है सरकारी खजाने में भी इसका लाभ मिलेगा। संजीव जी, अगर 5 डे वीक हो जाता है तो इससे काम जो है प्रभावित नहीं होगा क्या? जनता पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा और काम कम नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो वर्किंग आवर है वो उतने ही रहेंगे, जी। बल्कि उससे ज्यादा रहेंगे। देखिए, हमने मांग की है कि जब 5 डे वीक करेंगे तो टाइमिंग भी चेंज होगी। 9:30 सुबह और शाम को 5:30, 1 घंटा एक्स्ट्रा हम काम करेंगे। जो हमारा 5 दिन का रहता था वो वहां पे रिकवर हो जाएगा। वो वैसे भी एक सेकंड सैटरडे तो मिलता ही है। 3 सैटरडे की बात है सिर्फ। जी। 3 सैटरडे में हम ना 1 घंटा से ज्यादा काम करे हैं रोज। इससे काम बल्कि प्रभावित नहीं होगा, मुझे लगता है एफिशिएंसी आएगी काम में। संजीव जी, इस मांग को लेकर क्या बाकी कर्मचारी संगठन भी आपके साथ है? क्योंकि अभी तो सचिवालय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, क्या वो भी आपकी इस मांग से इत्तेफाक रख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए नेहा जी, आप कल ही एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस पे इस पे किसी ने आर्टिकल लिखा था कि भाई आजकल जो है ना, कुछ असमंजस में है कुछ कर्मचारी। लेकिन जो आज की जी। डेट में प्रदेश में जो 2 गुट हैं, एक त्रिलोक ठाकुर है, दूसरा प्रदीप का है। इन दोनों गुटों के जो जी। नेता हैं, प्रदीप जी हैं या त्रिलोक जी हैं, इन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दी है कि 5 डे जी। वीक होना चाहिए। लेकिन एक कोई विनोद गुट जी। है, जबकि उसका कोई अस्तित्व है नहीं। जी। विनोद का कोई जी। अस्तित्व नहीं है, जी। कहीं पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है।
है ना, उसने कहीं बोला था कि भाई हमारे को भी पूछ लेना चाहिए। देखो भाई, जब आप कहीं किसी गुट के है ही नहीं, नेता ही नहीं है, उसकी मांग उसकी बात को कौन मानेगा। लेकिन जो आज प्रदेश के जो दो कर्मचारी अपने आप को मानते हैं कर्मचारी नेता, त्रिलोक जी ठाकुर और प्रदीप ठाकुर, उन्होंने इसमें सहमति पे, उनका भी कहना है कि 5 डे वीक होना चाहिए। जी। देखिए, आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो दो इस वक्त कहीं ना कहीं मुख्य संगठन निकल कर आ रहे हैं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तौर पर। तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलवक्त ये जो कर्मचारी गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, इससे जो प्रदेश के कर्मचारियों की जो मांगे हैं, क्या सरकार तक वो मांगे पहुंचने में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है कर्मचारियों के गुटों में बटे होने से? बिल्कुल जायज क्वेश्चन आपने पूछा लिया जी। देखिए, सरकार का तो ये शुरू से ही ये रवैया रहता है कि कर्मचारी आपस में लड़ते रहें, बंटे रहें, ताकि जी सरकार के ऊपर कोई कोई भी संगठन दबाव न डाले। अब आज की जो परिप्रेक्ष्य है, आज की जो परिस्थिति है, क्या है, आज पूरे प्रदेश में कोई भी कर्मचारी नेता जिसको मान्यता दी हो, ऐसा कोई गुट नहीं है। प्रदीप गुट कहता है कि हम जो ना असली कर्मचारी नेता है, त्रिलोक ठाकुर गुट कहता है कि हम असली हैं, लेकिन सरकार चुपचाप मजे ले रही है। मेरा तो आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है इन दोनों गुटों से कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आए, बैठ के बात करें और एक सशक्त कर्मचारी गुट बनाए, एक कर्मचारी संघ बनाए, जो, क्योंकि आप जानते हैं जैसे डीए की बात है, आज देखो 3 डीए की किस्तें जी सरकार को देनी है। आपने कभी सुना, कभी देखा कोई कर्मचारी नेता बोल रहा हो? सिर्फ सचिवालय कर्मचारी संगठन है जो हर वक्त एक पूरे प्रदेश के कर्मचारी की आवाज उठा रहा है। तो हमारा तो आपके माध्यम से अनुरोध है इन दोनों गुटों से कि वो एक मंच पे आए, बैठें, बातचीत करें और कोई एक अच्छा सा मजबूत संगठन बनाए, ताकि वो कर्मचारी की मांगों को सरकार से उठा सके और उनको मनवा सके। जी। संजीव जी, एक अन्य मांग भी कहीं ना कहीं जो आपकी तरफ से मैंने देखा कुछ दिनों पहले उठाई गई थी, एक जो पेंडिंग भर्ती है, वैसे तो कई भर्तियां हिमाचल प्रदेश में पेंडिंग है, लेकिन सचिवालय क्लर्क्स की भी एक जो भर्ती है वो पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी जो है वो सचिवालय में भी देखने को मिल रही है। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पूरा मसला है और क्यों ये वाली भर्ती जो है क्यों अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है? देखिए नीरज जी, आज आज की जो स्थिति है सचिवालय की, उसमें 350 क्लर्क की पोस्टें खाली पड़ी है। हर महीने दर्जनों लोग हमारे यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन भर्तियां कोई नहीं हो रही है। हमारा एक कर्मचारी 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो हम मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी मिल चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं। हमने कहा है कि जिस तरह से जो 800 सपोर्ट था जी, उसको उन्होंने अभी करनी शुरू कर दी है। उसी तरह सचिवालय में भी एक 962 कोड है, पोस्ट कोड, उसमें हमारे 82 लोग सचिवालय में आने थे। उनकी पूरी फॉर्मेलिटी की है, लेकिन उसमें भी शायद कोई एक दो कल्प्रिट है। तो हमने मांग की है डिप्टी सीएम साहब से कि वो इस कमेटी के चेयरमैन है, कि मैं कहा जिस तरह से आपने 817 पोस्ट वालों को उनको रिक्रूटमेंट पत्र, उनको पत्र देना कर दिया है, ठीक उसी तरह भी जो 962 है, जो हमारे 80 लोग सचिवालय आने हैं, उनको भी कंडीशनली आप उनको नियुक्ति दे दो, क्योंकि उनकी पूरी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, ताकि कुछ हद तक जो सचिवालय में कमी है यहाँ पे स्टाफ की, वो पूरी हो सके। अब देखते हैं क्या होता है। जी जी। आ, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इन मांगों को छोड़ दे तो सचिवालय कर्मचारियों के फिल वक्त अभी और क्या मसले हैं जो सरकार के सामने आप उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों में? जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा निया जी, कि हमने 29 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य सचिव को महोदय को सौंपा है। तो उसमें हमारी मांग है, जी जैसे 5 डे वीक हो गई, ये क्लर्कों की भर्ती का हो गया। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हमारे जी मंत्रियों के पास होते थे। मंत्री के हर ऑफिस में जैसे सेक्शन ऑफिसर होता है, सेक्शन ऑफिसर मीन पूरा सेक्शन है वो, तो वहां पे हमने कहा कि हर मंत्री के पास एक एक सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि पहले भी सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जी कर्मचारी को मकान की दिक्कत है। यहाँ पे हमारे कर्मचारी को काफी दूर दूर से आना पड़ता है, और आप देखते हो कि विधानसभा तो हमारा कर्मचारी रात के 2-2 बजे तक काम करता रहता है। फिर उनको अपने बहुत जहाँ उनका गंतव्य होता है बहुत दूर दूर है, कोई बालूगंज में रहता है, कोई सुमटी में गया, पंथा घाटी में रहता है। तो हमने एक डिमांड की कि क्यों नहीं अलग से एक जी कॉलोनी बनाई जाए सचिवालय के लिए।
इसी तरह हमारी और जी दूसरी मांगे हैं बाइफिकेशन की। कई हमारी ब्रांचेज है, बहुत हैवी ब्रांचेज है, जैसे एजुकेशन है। अब आप देखो कि आज से 20 साल जी पहले मुझे लगता है 18 कॉलेजेस थे, है ना? तो आज की डेट में तो 150-200 जी कॉलेजेस हो गए हैं। उससे पहले 4 यूनिवर्सिटी होती थी, आज मुझे लगता है 20 यूनिवर्सिटियां हो चुकी हैं, लेकिन हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ वही है। तो हमने इसके बारे में मांग उठाई कि जो हमारी हैवी ब्रांचेज है, एजुकेशन है या सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, हेल्थ है, इनको बाइफरकेट किया जाए, ताकि जी हमारे जो लोग हैं उन पर कम भार। एक हमारी ये भी बहुत ज्वलंत मांग है। बाकी जो आज कॉमन मांग है पूरे प्रदेश की, वो तो आज डीए और एरियर की है। हम अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन जी पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हमने कहा कि डीए दे दीजिए, 3 किस्तें ड्यू है, चौथी अब जी होने वाली है 1 जुलाई से। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 अगस्त को जी चौथी किस्त जो है ना, जो हमारी मतलब अगली किस्त है, उसको दे दे, 1 जुलाई वाली। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से जी अनुरोध जी किया है कि कम से कम एक किस्त जो है 15 अगस्त को दे दी जाए। और जो हमारा एरियर है, एरियर आपको याद होगा, जी पीछे सरकार ने 0.25 के हिसाब से एरियर दिया था, तो हमने उसका विरोध किया। हमने कहा, मैं कहा साहब, अगर आप जीरो पॉइंट जीरो जी टू फाइव परसेंट के देंगे, उसमें तो 32 साल लग जाएंगे एरियर देने में, तब तक तो 3 एक मिशन आ जाएंगे। इसी तरह जो उन्होंने डीए के एरियर देना था, उसमें 5 साल लग जाने थे, तो हमने कहा 5 साल में तो 10 डीए की किस्तें ड्यू हो जाएगी। तो हमने कहा था ये बिल्कुल चलेगा, तो उन्होंने उस टाइम विड्रॉ किया था। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जो सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके लिए तो दे दिया, वो जो एरियर था उनका पे जी एरियर, वो तो उन्होंने दे दिया 15%। जिनके 60 साल से तक, 60 साल के ऊपर वालों को, 65 साल वालों को, उनको शायद 18%, इस तरह से उन्होंने 15, 18, 20 और 25% के हिसाब से दे दिया है। लेकिन हमारा एरियर नहीं दिया है, तो इसके लिए भी हमने मांग उठाई कि कम से कम एरियर की जी कुछ किस्त दे दी जाए। या जैसे श्री जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिए थे 50,000 रुपया, तो हम कहते हैं कि आप भी कम से कम 25 या 50,000 रुपया की किस्त दे दो 15 अगस्त को। अब देखते हैं क्या करते हैं माननीय जी मुख्यमंत्री मोदी। जी अ, संजीव जी, बतौर कर्मचारी नेता आपने भी विभिन्न सरकारों का कार्यकाल देखा है, तो ये वर्तमान जो सरकार है, इनका कर्मचारियों के प्रति कैसा रवैया है? किस तरह से कर्मचारियों की मांगे पूरी हो रही है इस सरकार के कार्यकाल में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा तोहफा तो ने जो सरकारी कर्मचारी को दिया है, वो तो ओपीएस बहाल करके। देखिए, इसमें जी कोई बिल्कुल। संदेह नहीं है कि इन्होंने ओपीएस बहाल की है, जो कि बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ओपीएस दिए है, कि बहुत बड़ी राहत दी है कर्म। जी क्योंकि जो पेंशन होती है, नेहा जी, ये खाली चंद रुपए नहीं होते जी हैं। ये जो पेंशन होती है, ये वो चादर होती है जिससे कर्मचारी अपने बुढ़ापे को ढकता है। ये वो सामाजिक चादर होती है कि जब कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी समाज में चलता, तो वो एक सर जो है उठा के चल सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी सौगात दी है कर्मचारी के लिए। उससे तो हमें लगा कि निस्संदेह ये सरकार जो है कर्मचारी हितैषी है। लेकिन उसके बाद जो ये हमारा कर्मचारी है, जो ऑलरेडी ओपीएस में था, वो कहीं अपने आप से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खास तौर से वो कर्मचारी जो 2016 से 22 के बीच रिटायर हुआ है, क्योंकि उनको जो बकाया राशि थी वो बिल्कुल नहीं मिली है। जो 2022 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको जैसे 20 लाख रुपया डीसीआरजी में थी, उनको मिल गई है। लेकिन जो 2016 से 2022 के बीच रिटायर कर्मचारी हमारे, उनको 10 लाख ही मिली है डीसीआरजी। उनकी 10 10 लाख तो वही बनती है। इसी तरह कई लोगों के मुझे लगता है 40 40 45 45 लाख एरियर सरकार के पास फंसा है। तो इससे जी कर्मचारी को लग रहा है कि नहीं, सरकार को मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, ये सार्थक चर्चा आपसे कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।